अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लिए, हार्ड स्टेट के लिए, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है कि स्टेट भी तो हो, ठीक है ना। मतलब आप हार्ड तो नहीं कर सकते ना, स्टेट भी तो होना जरूरी है ना, ठीक है ना। अब एक स्टेट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं भाई। एक स्टेट की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसकी मोनोपोली ओवर वायलेंस हो। वो आपका स्टेट लूज कर गया। हर दिन, हर दूसरे दिन आपके स्टेट के पर्सनल मारे जाएं, यू हैव लॉस्ट द मोनोपोली ओवर वायलेंस। सिर्फ इसी कंडीशन पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज ए स्टेट। आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीच ही नहीं है। कोई भी चीज करना चाहे, कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहे, आपकी ब्यूरोक्रेसी में उसमें ये सकत ही बाकी नहीं है कि वो इंप्लीमेंट कर सके अपना प्रोग्राम। एंड थर्डली, हर रोज लोग आके ओपनली स्टेट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये हमारे लिए क्या करता है। सिर्फ गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को नहीं, स्टेट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन। सबको मालूम है कि यहाँ सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी चल रही हैं। तो आप एक अथॉरिटेरियन हार्ड स्टेट नहीं बना सकते अगर स्टेट ही इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और इन टर्म्स ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स। अगर आपने ये चेंज नहीं किया ये स्टेट स्ट्रक्चर, और आप ये समझते रहे कि हम इसको एक पता नहीं और कितना हार्ड स्टेट बनाएंगे, ठीक है ना, इसको और हार्ड स्टेट बना देंगे, तो अगर आपने इस रवैये को नहीं बदला, आपका स्टेट है वाइमार रिपब्लिक का, आपका गवर्नेंस मॉडल है जापानीज इंपीरियल डेमोक्रेसी का, और आपका फ्यूचर नजर आ रहा है म्यांमार का। ये जो सिविल वॉर फैल रही है पाकिस्तान में, ये नहीं रुकेगी इन 2 प्रोविंसेस में, ये पूरे मुल्क में फैलेगी। ये बहुत बेवकूफी है, ये म्यांमार में हो चुका है। ये तो जो है कि अगर ये करंट रविश चलती रही, लेकिन मेरे ख्याल में ये करंट रविश चलेगी, ये सस्टेनेबल ही नहीं, चल सकती नहीं है। आप एक अथॉरिटेरियन सिस्टम नहीं ला सकते अगर स्टेट ही डिसइंटीग्रेट कर टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी। फिजिकली डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी। अब ये जो है ना, डिपेंडेंट है लोगों के ऊपर भी ना। दोनों रास्ते मौजूद हैं। ये सस्टेनेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये रविश को चलने देंगे, लोग चलने देंगे जो मेजॉरिटी में, तो फिर इसका नतीजा मैंने बता दिया क्या होना है। हमारे पास 3 एग्जांपल्स है क्लासिक, तो लेकिन सर इस पे एक चौथी एग्जांपल भी दी जाती है ना कि अगर आप सिस्टम नहीं चलने देंगे और स्टेट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप सीरिया बन जाएंगे। तो जैसी तैसी भी गवर्नमेंट है, जैसा तैसा स्टेट है, लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, सिस्टम को चलने दो ताकि तुम उस शेल्टर के अंदर तो रहो, वरना तो फिर सीरिया जैसा हाल हो जाएगा। भाई सिस्टम तो बना ले। अगर कोई सिस्टम बना लेते हैं, भाई अयूब खान ने एक सिस्टम बना लिया, ज़िया-उल-हक ने एक सिस्टम बना लिया, मुशर्रफ ने एक सिस्टम बना लिया। हम उससे बिल्कुल डिसएग्री करते थे, इलेजिटिमेट सिस्टम, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने सिस्टम तो बना लिया ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा पावर इज पावर। भाई यूं नहीं चल सकता कि मेरे पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, और हम ये नहीं बताएंगे सिस्टम क्या है, हम सिर्फ पावर इस्तेमाल करें। भाई आप एक सिस्टम बना, आपको इलेक्शन नहीं करवाने इलेक्शन के थ्रू लोगों को इलेक्ट नहीं करना, बना ले सिस्टम, ठीक है। मेरे ख्याल में नहीं फंक्शन करेगा इस मुल्क में, लेकिन कोई सिस्टम तो बनाए ना। प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये नहीं है कि एक बुरा सिस्टम है, पाकिस्तान में अब कोई सिस्टम ही नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे कोई बता दे पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, कौन सा फंडामेंटल लॉ है पाकिस्तान में। भी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हमें मालूम है, तो कौन सा फंडामेंटल लॉ है जिससे पाकिस्तान गवर्न होता है। और आपको अल्टीमेटली यही समझ में आएगा, पावर इज पावर। कुछ रेड लाइंस हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की। पहली रेड लाइन है फेयर इलेक्शंस, दूसरी रेड लाइन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आप ये दोनों रिक करना शुरू हो कि आप इलेक्शंस रिक करें और आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, लोगों को थ्रेट करके, लोगों को अगवा करके, आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना करें, आप ऐसी अमेंडमेंट्स लाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करें। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बन जाए। यहाँ तो यही हुआ है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बन गई है। जो एग्जीक्यूटिव का केस डिसाइड होता है, एग्जीक्यूटिव ये कहती है ये मेरे जज के पास लगा, ये मैं जज चुन रही हूँ, उनके पास लगा। अच्छा, वो लतीफा था, उसको उन्होंने हकीकत में बदल दिया कि तुम वकील करोगे, मैं जज कर लूंगा। मैं जज कर लेंगे बिल्कुल। जो बेंचेस बनेगी जिसमें एग्जीक्यूटिव के अपने केसेस होगी, वो बेंचेस भी एग्जीक्यूटिव बाय मेजॉरिटी बना। तो मीर साहब का वो शेर याद आता है ना कि मीर क्या सादा हो, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। तो वो ये सूरत हाल आ गई अब, ठीक है ना। तो ये एक एग्जीक्यूटिव कैप्चर है, ठीक है ना। जब हुकूमत के खिलाफ जुडिशरी फैसले करे तो आप समझ लीजिए कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जब फौज के खिलाफ जुडिशरी फैसले करे तो आप समझ ले कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अगर लोग इसको हिस्टोरिकली देखेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि ये कोई पहला अटेम्प्ट थोड़ी है जुडिशियल कैप्चर। 2-3 अटेम्प्ट, 3-4 अटेम्प्ट हो चुके।
आप देखिएगा ये 26th अमेंडमेंट रिवर्स होगी, और अब वो किस फॉर्म में रिवर्स होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये रिवर्स होगी। और ये जो एग्जीक्यूटिव कैप्चर है जुडिशरी का, ये खत्म होगा। जो बुनियादी मसला है इसमें, दे हैव मेड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, स्पेशली द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एज नॉन फंक्शनल। वो फंक्शन नहीं कर। ज़ियाउल-हक साहब नया सिस्टम लाए 1981 में, उन्होंने निकाल बाहर किया जितने भी डिसेंटिंग जजेस, वो नया सिस्टम लाए, वो एक नए तरीके से चलना शुरू हो गया। लिमिटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी, लेकिन एक नया सिस्टम लाके फंक्शन करना। मुशर्रफ साहब लाए, उन्होंने 2000 में जजेस को निकाला, अपना सिस्टम लाए, वो फिर अपनी तरीके से फंक्शन करना शुरू हो गया। ये जो सिस्टम है ये फंक्शन नहीं कर। देयर इज अ वर्चुअल सिविल वॉर इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, किस तरह फंक्शन करेगा? ओथ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इशू हो गया जी। तो द पॉइंट इज, अथॉरिटेरियन मेजर्स भी अगर आपको लेने होते हैं तो आपको एक फंक्शनल सिस्टम बनाना होता है। मेरा अपना व्यू ये है कि इस रूलिंग एलीट को भी मालूम है कि ये जो सिस्टम है ये कोई वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लाया, ये स्टॉप गैप मेजर। वो कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं और फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सब रैप अप भी हो। तो ये रूलिंग एलीट ठीक है, जब तक मजे कर सकते हैं करेंगे, जब तक एक एक्सटॉर्शनस स्टेट चला सकते हैं चलाएंगे। अल्टीमेटली इट विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड जो ट्रेमेंडस डिमांड्स है सोसाइटी की, कि ये रूलिंग एलीट इस सोसाइटी को नहीं तबाह कर सकती, इन नौजवानों को नहीं तबाह कर सकती। इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमें बहुत परेशान कर सकती है, हमारे ऊपर जुल्म कर सकती है, हमें बहुत तंग कर सकती है, लेकिन ये हमें इर्रेपरेबल डैमेज नहीं कर सकती। अल्टीमेटली अगर हम चाहें तो इस सोसाइटी को बदल सकते हैं। इन नौजवानों के नंबर्स बहुत बड़े हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, और सबकी आप पिटाई भी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली समथिंग हैज टू बी गिवन टू। अब नजर ये आता है कि क्योंकि ये रूलिंग एलीट डिवाइडेड है, तो एक सेक्शन है इस रूलिंग एलीट में जो एटलीस्ट ये समझते हैं कि थिंग्स हैव टू बी ट्रांसफॉर्म, और वो हमें नजर भी आ रहा है, हर सेक्शन में नजर आए, जुडिशरी से लेके, पॉलिटिकल एलीट से लेके, बिजनेस एलीट से लेके, मीडिया से लेके, आपको हर सेक्शन में वर्किंग क्लास में नजर आ रहा है, मिडिल क्लास में नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली दैट विल प्रिवेल। खतरे की बात पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि इस दौरान ये इतना केओस फैला देंगे, उसको समेटने में बहुत वक्त लगेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। सलाम साहब। फैसल भाई, ईद बहुत करीब है और ईद के मौके पर जाहिर है कि फितरी तौर पर हम सब खुश होते हैं और खुश होना भी चाहिए, लेकिन इस मर्तबा ऐसी ईद आ रही है जो बहुत सी मायूसी और परेशानियों के सफ़र से गुजर के आ रही है, और मुझे नहीं पता कि लोग इस मर्तबा ईद पर कितना खुश होंगे, क्योंकि जो हमारे मुल्क में हालात रहे हैं साबका सालों में, और बल्कि पिछले पॉडकास्ट में उस पर कुछ बात भी आपसे हुई, तो मैं ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता हूँ लोगों से, और बल्कि अब तो लोगों ने इस पे सवाल पे एतराज़ शुरू कर दिया है कि मायूसी का सवाल इतना क्यों पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारे एलीट वाले लोग हैं, जो पावर्स हैं, वो बहुत बबल में रहते हैं, और जो ग्राउंड पे जो हमारे मसाइल हैं, और ख़ासतौर पे हमारे यूथ के जो मसाइल हैं, वो शायद या तो समझना नहीं चाहते या इनमें वो इस्तेदाद ही नहीं है समझने की। तो वही सवाल जो पहले भी आपसे मैंने किया और कई लोगों से किया कि जो मायूसी हमारे साथ अब एक चिमट गई है, इससे कैसे जान छुड़ाएं। और जब मुझे 16-17 साल के लड़के लड़कियों के आंखों में मायूसी नज़र आती है और उनके पास ना बड़े दलाइल होते हैं, बल्कि वो अहमद जावेद साहब का एक मुझे जुमला याद आ गया, उन्होंने एक जगह कहा कि भाई मैं मायूस हूँ, मैं मुकम्मल मायूस हूँ, मैं मुदल्लल मायूस हूँ, मुदल्लल, और मैं मुसलसल मायूस हूँ। तो मुकम्मल, मुदल्लल और मुसलसल, तो ये मायूसी क्यों है इतनी हमारे यहाँ? देखिए, पहली तो बात ये मेरे ख्याल में कि ये हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये मायूसी जो है वो एक जेन्युइन मायूसी है, और मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी तौर पे 2 रीज़न्स मुझे नज़र आती हैं। पहली रीज़न मुझे ये नज़र आती है कि जिस किस्म का भी क्राइसिस है पाकिस्तान में, स्टेट का भी और सोसाइटी का, ये हमने पहले नहीं देखा। ये हमें बात रेकग्नाइज करनी चाहिए, ठीक है ना? मतलब इतने मल्टीपल क्राइसिस हैं हमारे जो एक साथ ज्वाइन अप हो गए। पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी का क्राइसिस है, आपके सोशल इंडिकेटर्स पे तो बात करें ही नहीं। मतलब जिसकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन या तो स्टंटेड बच्चों पे हो
या मेल नरिश्ड हो, यानी आधी पॉपुलेशन जो है बड़े होने से पहले ही उनका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस है, और एक केओस है इस कंट्री में। तो आई मीन आप इस ये जो मल्टीपल क्राइसिस है ना, ये आपको 71 में भी नजर नहीं आते, ठीक है ना। ये मतलब इस लेवल का सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आपको 71 में नजर नहीं आता। एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, जो सिक्योरिटी के हवाले से क्राइसिस था वो ईस्ट पाकिस्तान की हद तक था कि आपका स्टेट बिल्कुल जो है ना डिसअपीयर कर गया था वहाँ। यहाँ पे तो जिसे अब हम वेस्ट पाकिस्तान नहीं कहते, उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, इसके 2 प्रोविंसेस में विच इज़ अबाउट 70% ऑफ योर कंट्री इज़ इन सिविल वॉर। तो एक तो ये है क्राइसिस का बेसिस, ये लोग देखते हैं। अच्छा, अब ये मैग्नीफाई होता है जो पहले नहीं होता था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 71 में हमारे वालिद साहब बताते हैं कि 16 दिसंबर तक लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क टूट रहा है, एंड पीपल वर शॉक्ड कि मुल्क टूट गया, ठीक है ना। तो एक इसका ये बेसिस है। लेकिन मेरे ख्याल में जो रियल रीज़न है इस क्राइसिस की वो ये है कि लोगों का अब ये ख्याल है कि जो लोग हम पे रूल करते हैं, जो रूलिंग एलीट होती है, वो इस मसले को अब हल नहीं कर सकती। जो करंट रूलिंग एलीट है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, पीपल हु मैटर, ठीक है ना, वो आपकी पॉलिटिकल एलीट भी होती है, जुडिशियल एलीट भी होती है, मिलिट्री एलीट भी होती है, बिजनेस एलीट भी होती है। लोग अब ये समझते हैं कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मुल्क को के मसाइल हल करने का, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स जो हैं हैज गिवन राइज टू दिस होपलेसनेस। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जब इतनी बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है, तो उसमें फैलता वो रिजेंटमेंट में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं होती, या वो किसी रेजिस्टेंस में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं होती? वो लोग जो है वो डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो नज़र आ रहा है हमें कि हो रही है, और वो हमें इस 21वीं सेंचुरी में नज़र आ रहा है कि 2007 से नज़र आ रहा है कि वो जो है रिजेंटमेंट में, रिबेलियन में, रेजिस्टेंस में तब्दील हो रही। आप रीसेंट जो है उसके लेट अस टेक 2 एग्जांपल्स। जो 8 फरवरी को हुआ इलेक्शन में, वो एक अनबिलीवेबल चीज़ है। आई मीन हर इंतज़ाम कर लिया गया था कि उसके वो रिजल्ट्स नहीं आए जो 8 फरवरी को आए, लेकिन लोगों ने और ख़ास तौर पे नौजवानों ने उस तमाम चीज़ को जो है वो बिल्कुल टॉपल कर दी है। मतलब आप एक पार्टी की सारी लीडरशिप को बंद कर देते हैं, आप वर्चुअली उसको बैन कर देते हैं फ्रॉम द इलेक्शन, क्योंकि उसका इलेक्शन सिंबल नहीं है, उसके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, वो कैंपेन नहीं कर सकती, वो इवन ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन मोबिलाइज नहीं कर सकती, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस लेवल का कंफ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ कि हर किसी के पास अलग सिंबल है, वो फिर भी इलेक्शन स्वीप कर जाती, इवन अगर आप फॉर्म 45, फॉर्म 47 के कंट्रोवर्सी में ना पड़े। तो दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ समझी जाती थी कि 2 चीज़ें ना हो तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। पहली चीज़ पैसा, और दूसरी चीज़ है विनिंग कैंडिडेट्स। 8 फरवरी को तो ये दोनों चीज़ें इलेक्टेबल्स, तो ये आपको नजर आता है कि ये कन्वर्ट हुई। लोग तो इसी तरह कन्वर्ट करते हैं ना। बल्कि सर आपको याद होगा यहाँ तक हुआ ना कि अगर जैसे पीटीआई का जो कैंडिडेट है, पीटीआई बैक कैंडिडेट है, उसके पास टेबल टेनिस का अगर सिंबल है, तो उसके मुखालिफ में एक ऐसा बंदा लाके खड़ा किया जिसके पास टेनिस का सिंबल है, और वो जब छप के आया बैलेट पेपर पे तो वो समझना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी लोग नाम याद करके चले गए। जी, तो ये आपको नजर आता है। फिर अगर आप 8 फरवरी के बाद पूरा सिनेरियो, आप पूरा एक साल देख लीजिए कि ये जो नया सेटअप आया है ये स्टेबलाइज नहीं हो पाया है, ठीक है ना। और आपको बोथ सोसाइटी में भी नज़र आती है रिजेंटमेंट,
और वो ओकेजनली जो है वो मोबिलाइजेशन में कन्वर्ट होती है और आपको स्टेट इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है। आप फॉर एग्जांपल जुडिशरी ले लें, ठीक है ना, आपने जो जजेस जिन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट जजेस, ठीक है, या मैं असल में बेहतर नाम होता है डिसेंटिंग जजेस, ठीक है ना, बिल्कुल। जो डिसेंटिंग जजेस हैं, देखिए पहले बहुत आसान होता था, जो जज डिसेंट करता था उसको नई जो रजीम आती थी वो उठा के बाहर फेंक देती थी। यही मुशर्रफ साहब ने किया था लास्ट टाइम, ठीक है ना। इस बार ये नहीं कर पाए ये बात। जो डिसेंटिंग जजेस हैं वो भी इंस्टीट्यूशन में ही बैठे हुए और उसी की वजह से ये जो नया एक जुडिशल सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है 26th अमेंडमेंट के थ्रू, वो स्टेबलाइज नहीं हुआ। तो ये कहना ज़रा सा गलत होगा कि ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती, लेकिन इसका एक अलग इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन भी होता है। एक सेक्शन है जो रिबेल करता है, लेकिन एक सेक्शन है जो फिर कहता है कि मैं भाग जाऊं, ठीक है ना। जहां पे होपलेसनेस होती है, ठीक है ना, उसके ये दो पार्ट्स होते हैं। ना सिर्फ ये, कभी लोग इन चीज़ों से नहीं भागते लाला साहब के हालात बहुत बुरे, इससे बहुत बुरे हालात रहे दुनिया में, ठीक है ना। हम एक ज़माने में अंग्रेज़ों के ग़ुलाम भी थे, इतने बुरे हालात तो नहीं है ना जी, उस ज़माने में भी थे। होपलेसनेस जब आती है, जब आपको नज़र ये आ रहा होता है कि जो लोग आपको सोल्यूशन दे सकते हैं वो सोल्यूशन देने में इंटरेस्टेड ही नहीं, ये नहीं कि वो दे नहीं सकते, वो इंटरेस्टेड ही नहीं, उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया, ठीक है ना। तो एक दूसरा सेक्शन ये है, इसलिए आपको यू कैन सी दैट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ बिगेस्ट माइग्रेशन आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान से। तो वो आपको उसका ये दूसरा एक्सप्रेशन नज़र आता है, क्योंकि देखिए लोगों को अब ये नज़र आ रहा है कि अगर इतने बुरे हालात हैं और जो आपको लोग रूल कर रहे हैं वो कोई सोल्यूशन भी नहीं देना चाहते, तो इस मुल्क में रह के आप 3 तरीके से मारे जा सकते हैं। एक तो आप फिजिकली मारे जा सकते हैं, जो हम देखते हैं कि देयर इज़ अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन वायलेंस। एक आप फाइनेंशियली मारे जा सकते हैं, जो मिडिल क्लास आदमी है या वर्किंग क्लास आदमी है, ठीक है, उसके पास तो महीने के पैसे होते हैं या 2 महीने के पैसे होते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी के पास 4 महीने के पैसे होंगे, ठीक है। आप उसकी करेंसी डीवैल्यू कर दें, आप इन्फ्लेशन बढ़ा दें, या अगर वो कोई पॉलिटिकल व्यूज़ एक्सप्रेस करें आप उसका बिजनेस बंद कर दें या अकाउंट सीज कर लें, जो हमने देखा है इन सालों में, तो वो तो फाइनेंशियली मर जाएगा। और तीसरा जो है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, वो ये है कि जब एक मुल्क में हर रोज़ कोई नई क्राइसिस क्रिएट होती है, हर रोज़ वो वायलेंस देखता है, हर रोज़ वो केओस देखता है, तो बड़ा मुश्किल होता है सेन रहना, ठीक है ना। तो लोग जो हैं, और हमें ये आसपास के लोगों में नज़र आ रहा है कि लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन लूज़ कर रहे हैं, और उसके इनिशियल एलिमेंट्स हमें नज़र ये आते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया है, लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, ठीक है ना, एक जनरल डिप्रेशन फैल गया है। तो वो एक ज़हनी तौर पे ये मुल्क आपको मार सकता है। तो क्योंकि लोगों को जो चीज़ नज़र आ रही है कि ये मुल्क अब अगर इसी तरह चलता रहा तो ये केओस और वायलेंस पे नहीं रुकेगा, ये अब एनर्की की तरफ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात जो मुतबादिल बयानिए के तौर पे कही जाती है, और जो ज़ाहिर रियासत की जानिब से कही जाती है और हमारी हुकूमत की जानिब से कही जाती है, ये भी आपसे पूछेंगे कि रियासत और हुकूमत अलग अलग क्यों होते हैं तो वो ये कि भाई ये हालात पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही थे। अब तुम लोगों को सोशल मीडिया मिल गया, तुम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू कर दिए, माइक लगा लिए और बस बोलते रहते हो, तो तुम लोग असल में मायूसी फैला रहे हो। ये कोई ऐसे अनयूजुअल या अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन नहीं है कि जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी, हमेशा से हालात ऐसे ही थे। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे हालात नहीं थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। अगर हम जिस शहर में रह रहे हैं उसमें 90s में बहुत बुरे हालात थे, कराची में फिर 2008 से 2013 तक बहुत वायलेंस था, ठीक है, लेकिन मैंने कभी लोगों को होप गिव अप करते हुए नहीं देखा। उनका हमेशा ये ख्याल था कि वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली चीज़ों को बदल सकते हैं, और जो उनकी रूलिंग एलीट है
वो ठीक है अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ करना चाहती है मुल्क के लिए। तो देयर वाज ऑलवेज दिस होप, ठीक है ना। ये अब कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है, और अब लोग इस किस्म की बातें करना शुरू हो गए कि वो ये कहते हैं कि जैसे अगले महीने इस मुल्क में एनर्की फैल जाएगी, ठीक है, कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, और उसमें कर जाएंगे आप कभी भी डिफॉल्ट कर जाएंगे। उससे खतरनाक बात यह है नजम कि हमें ये नजर आ रहा है कि अब पावर इज पावर, ठीक है ना। अब कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना किसी को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज है अभी, ना किसी को मालूम है कौन से लॉज नाफिज हैं, ना किसी को मालूम है कि कौन सा सिस्टम नाफिज है, क्योंकि कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है ना। जिसके पास पावर होता है वो कहता है ये इस तरह इम्प्लीमेंट होगा, दूसरा आता है वो कहता है इस तरह इम्प्लीमेंट होगा। और तो आप सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए बात बता रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में आप कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है किसी चीज के बारे में, ठीक है। देखिए कोर्ट की जो रियल पावर होता है वो उसका मॉरल अथॉरिटी होती है, ठीक है। कोर्ट अपने हुक्म सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म जाके मनवा तो नहीं सकता ना, ठीक है। वो पुलिस ही भेजेगा या कोई स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करेगा। अब अगर स्टेट ही खुद डिफाई करना शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, तो फिर क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज है, कौन सा लॉ नाफिज है? अगर ये आप पूछ सकते हैं, और आपको मेरे ख्याल में अभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। और जब कोई भी सिस्टम नाफिज, आप इसका जवाब प्रिडिक्ट ना कर सके कि क्या सिस्टम नाफिज है इस मुल्क में, तो फिर दो ही तरीके से काम होते हैं, या तो पावर इज पावर बाय फोर्स काम होते हैं, या थ्रू निगोशिएशन काम होते हैं। फिर कोई रूल बेस जो है सोसाइटी जिस तरह गवर्न होती है उस तरह तो काम नहीं होते। तो लोग इससे बहुत घबरा गए, क्योंकि देखिए हर किसी के पास पावर इज पावर नहीं है, हर कोई निगोशिएट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। जो मेजॉरिटी लोग हैं वो तो इस चीज़ पे ही चलते हैं ना कि कोई रूल्स नाफिज हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हो, कोई रेमेडी हो कोर्ट जाने की, ठीक है ना, कोई और ब्यूरोक्रेसी में रेमेडी हो, ठीक है ना, जिसके थ्रू, जिसमें जो उसके पास पावर नहीं है, जो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इस्तेमाल ना करना पड़े, या जो उसके पास पैसा नहीं है, जो वो रिश्वत नहीं दे सकता, वो देनी ना पड़े, और उसका काम हो जाए, उसका जायज काम हो जाए। अब इसमें ये फरमाइए कि अब हमने, चले इसको तो ऐसा लगता है कि हमने जो डिसअपॉइंटमेंट उसको अच्छा खासा रैशनलाइज भी कर लिया जी, तो मतलब इसमें अब क्या, ये सवाल हमेशा रहता है और इसका जवाब शायद कभी भी मुकम्मल ना हो, तो क्या होप को भी रैशनलाइज कर सकते हैं हम किसी तरीके से? इस मौजूदा सिनेरियो में कहा जाए कि भाई देखें, अब भी बहुत कुछ पाकिस्तान में माजी में भी बहुत कुछ खराबियां और क्राइसिस आने के बावजूद चीज़ें तब्दील हुई कहीं ना कहीं। देखिए बात ये है कि मेरी नज़र में मैंने ये तो डिस्क्राइब कर दिया है कि लोग क्यों होपलेसनेस फील करते, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें समझना चाहिए कि ये होपलेसनेस की एक रियलिटी तो है, रियलिटी है, लेकिन और इसके बारे में हमें परेशान भी होना चाहिए, ठीक है ना, जो हालात है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि ये एक रूलिंग क्लास की ट्रिक भी है। अच्छा, ठीक है ना, ये भी बात हमें समझनी चाहिए सही कि ये एक्चुअली इस लेवल की होपलेसनेस नहीं है। देखिए जब मैं कहता हूँ नहीं है, उससे मेरा ये मतलब ये है कि ये समझना कि चीज़ें तब्दील नहीं होंगी, और जो करंट सिस्टम है और एक करंट अथॉरिटेरियन सिस्टम है वो चलता रहेगा, जिसमें पावर इज पावर, ठीक है ना, या मनी इज पावर, या कनेक्शन इज पावर, ठीक है, ये चलता रहेगा। ये मेरे ख्याल में ये रूलिंग एलीट लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, ताकि वो या तो पैसिव हो जाएं, चुप करके बैठ जाएं, या भाग जाएं सब, ठीक है ना। अब देखिए ना, ज़रा सा मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में कि क्या ये रियली इतनी होपलेस सिचुएशन है। अब अगर आप इसको ज़रा सा हिस्टोरिकली देखें तो इससे तो बहुत बड़े बड़े मसले रहे सोसाइटीज़ में। अगर आप जर्मन हिस्ट्री पढ़ें और देखें कि जर्मनी जब जंग हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, एंड कोई बिटवीन 8 मिलियन
Germans had been killed and most of them young men. So they were actually no men in the ऐसे शहर थे जैसे फ्रैंकफर्ट का शहर था जहाँ कोई आदमी नहीं थे कुछ करने को, ठीक है ना, कोई काम करने को. तो और अगर आप 1945 में जर्मनी को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसको 3 मुल्कों ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, ठीक है ना. अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, रशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ था और फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया था. बट विद इन 7-8 years यू सी द रिवाइवल ऑफ जर्मनी. इसी तरह आप जापान को देखें, ठीक है ना. ये मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटीज विच हैड कंप्लीटली बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना. फिर आप देखिए कि आप अमेरिकन सोसाइटी को देखें, इतना बड़ा मसला था स्लेवरी का अमेरिकन सोसाइटी में. फिर वो मसला कन्वर्ट हुआ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स में. उस सोसाइटी ने वो मसला अल्टीमेटली बड़ा वक्त लगा ये हल कर लिया. ये बहुत बड़े बड़े मसले थे, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े मसले थे. तो ये कहना कि हमारा कोई ऐसा मसला है जो किसी और सोसाइटी ने फेस नहीं किया है और सिर्फ हम फेस कर रहे हैं, तो ये बात गलत होगी कहना, ठीक है. अगर आप आज से 50 साल बाद अपनी कंपेरेबल सोसाइटीज देखें, अपने आप को साउथ कोरिया से कंपेयर करें, वियतनाम से कंपेयर करें, थाईलैंड से कंपेयर करें, तो इकोनॉमिकली दे वर एट द बेसिकली एट द सेम स्टेज एज यू, ठीक है ना. लेकिन वो सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हो गई. 2-3 डेकेड्स में सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हो गई. आप चाइना को देखें, ठीक है, 40 साल में वो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई जो 1982 तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मुख्तलिफ किस्म की जंगों में इन्वॉल्व थी. तो एक तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल आज़ाद होना होगा कि हमारे जो मसाइल हैं वो कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं जो और सोसाइटीज़ ने हल नहीं की. यानी कोई मतलब मुझे हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आता जो और ह्यूमन सोसाइटीज़ में, कंपेरेबल ह्यूमन सोसाइटीज़ ने हल नहीं किया. पहली तो बात ये. जो दूसरी बात है वो ये है कि देखिए ये सोसाइटीज़ जो है, हमारी जो सोसाइटी, ये बहुत रेजिलिएंट सोसाइटीज़ है, ये समझना चाहिए. ये जो करंट रूलिंग एलीट है ये इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती सोसाइटीज़ का. ये बड़ी ओल्ड सोसाइटीज़ है, ये जो सब कॉन्टिनेंट सोसाइटीज़ हैं. मतलब आप लाहौर जैसे शहर को देखें अगर, तो लाहौर जैसा शहर जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान से पुराना है, वो हिंदुस्तान से भी पुराना है. इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़, ठीक है ना. एंड देयर आर फैमिलीज इन लाहौर हु कैन ट्रेस देमसेल्फ बैक टू 500 years. तो ये समझना कि ये जो करंट रूलिंग एलीट है ये हमारी सोसाइटीज़ को तबाह कर सकती हैं या ख़त्म कर सकती हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना. दीज आर कम्युनिटीज़, लोग हैं ना अल्टीमेटली, दीज आर कम्युनिटीज़. अब सिंधीज़ कैन ट्रेस देमसेल्फ टू 1000 years, ठीक है ना. ये कम्युनिटीज़ आर वेरी रेजिलिएंट कम्युनिटीज़. दिस इज़ अ वेरी रेजिलिएंट सोसाइटी. तो ये समझना कि ये कोई इर्रेपरेबल डैमेज कर देंगी ये जो करंट रूलिंग एलीट है सोसाइटी को, ये भी गलत ख्याल है, ठीक है ना. आप अपने ख़ानदानी हिस्ट्रीज देख लें, वो क्या डैमेज कर दिया स्टेट ने, ठीक है ना. आप अपनी कम्युनिटी की हिस्ट्री को देख लें, क्या डैमेज कर दिया है स्टेट ने. तो ये समझना कि ये कोई तबाही मचा देगा कि हमारे जो है वो नस्लें मिट जाएंगी यहाँ, हाँ, ये चीज़ भी दिमाग से निकालनी चाहिए. ये स्टेट इतना पावरफुल नहीं है कि ये हमारी कम्युनिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है ना. लेकिन फैसल भाई, द वेरी फैक्ट दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि स्टेट तबाह नहीं कर सकता, तो हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए कि स्टेट का काम ये था कि अपने शहरी को इस ख्याल में मुब्तला कर दे कि मैं तुम्हें तबाह कर सकता हूँ. देखिए, जब स्टेट कंप्लीटली प्रेडिटर स्टेट बन जाए तो फिर वो सोसाइटीज़ को तबाह करता, ठीक है ना. अगर प्रेडिटर स्टेट बन जाएगा, अगर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म करे, तो वो सोसाइटीज़ को तबाह कर देगा. मैं 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें मेरे ख्याल में क्यों होपलेसनेस नहीं. एक तो हमें कभी ये भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना. एक तो नंबर 1, हमारे मसाइल ऐसे नहीं है जो और सोसाइटीज़ ने हल नहीं की. दूसरी है कि हमारी सोसाइटीज़ प्रीडेट दिस रूलिंग एलीट, ठीक है ना. नंबर 3 ये है कि भाई हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए
कि हमारे नंबर्स इनसे बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। अच्छे लोगों के नंबर्स इस सोसाइटी में बुरे लोगों से बहुत ज़्यादा है। ये बुरे लोग हमें नहीं तबाह कर सकते, ठीक है ना? ठीक, हमारी कुछ कोताहियां हैं, लेकिन ये नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, ये 230-240 मिलियन का मुल्क है, ठीक है ना? और ये एक छोटी सी इलीट है, कितनी की होगी? 5 मिलियन होंगे, 6 मिलियन होंगे, 7 मिलियन होंगे, 8 मिलियन होंगे, 1 करोड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अल्टीमेटली दे are much smaller than most of the good people who run this society. तो हमें अपने नंबर्स के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना? तो ये एक और रीज़न है कि ये होपलेसनेस नहीं हो सकती। अच्छे लोग इस मुल्क में बुरे लोगों से बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये सोसाइटीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, परसिस्ट कर रही हैं, और इसमें कंप्लीट तबाही नहीं आई है। फिर ये है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि ये रूलिंग एलीट बहुत वीक है। इट इज़ द वीकेस्ट रूलिंग एलीट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और इसकी बुनियादी तौर पे 3 मैं रीजंस बताता हूँ। पहली तो रीज़न ये है कि ये रूलिंग एलीट अपने अंदर डिवाइडेड है, ठीक है ना? इसमें एक हिस्सा इसका रूलिंग एलीट का ये है जो आपको ओपनली नज़र आता है। वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, MNAs रह चुके हैं, जनरल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो ये कहते हैं कि तबाही हो रही है और हमें कंप्लीटली स्टेट को ट्रांसफॉर्म करना। जो लोग बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी कैन गो ऑन लाइक दिस, ठीक है ना? तो ये रूलिंग एलीट अंदर से भी डिवाइडेड है। और हमें मालूम है कि एक सेक्शन ऑफ जजेस है जिनको रियलाइजेशन है कि भाई ये मामलात यूं नहीं चल सकते। एक सेक्शन है जो समझते हैं कि यूं ही चलेंगे, ठीक है ना? ब्यूरोक्रेसी में भी ये डिवीजन है, बिजनेस एलीट में भी ये डिवीजन है, पॉलिटिकल एलीट में भी ये डिवीजन है। तो ये नहीं है कि ये पूरी यूनाइटेड एक एलीट है जिसमें एक छोटा सा सेक्शन है जो शोर मचा रहा है। ये मेरे ख्याल में एलीट बिल्कुल मिडिल से डिवाइडेड है। एक सेक्शन ऑफ द एलीट को ये नज़र आ रहा है कि हम तबाह हो जाएंगे वो खुद सेल्फ इंटरेस्ट में अगर वो चेंज नहीं हुआ, और एक ये समझते हैं नहीं नहीं ये ऐसे ही फॉल्स सलाम है, यूं ही चलता है, निकाल लेंगे जी। दूसरी जो इसकी वीकनेस है वो ये है कि देखिए अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लिए, ठीक है ना, हार्ड स्टेट के लिए, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट भी तो हो, ठीक है ना? मतलब आप हार्ड तो नहीं कर सकते ना, स्टेट भी तो होना ज़रूरी है ना, ठीक है ना? अब एक स्टेट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं भाई। एक स्टेट की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसकी मोनोपोली ओवर वायलेंस हो, ठीक है ना? वो आपका स्टेट लूज कर गया, जिस में हर हफ्ते, हर दिन, हर दूसरे दिन जो है आपके स्टेट के पर्सनल मारे जाएं, ठीक है ना, तो यू हैव लॉस्ट द मोनोपोली ओवर वायलेंस। सिर्फ इसी कंडीशन पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज अ स्टेट, ठीक है ना? फिर सेकेंडली जो है आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीच ही नहीं है इन टर्म्स है आप कोई भी चीज़ करना चाहे, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहे, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, वो क्या कोअर्सिव ब्यूरोक्रेसी हो या नॉन कोअर्सिव ब्यूरोक्रेसी, उसमें ये सकत ही बाकी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट कर सके अपना प्रोग्राम। एंड थर्डली कि हर रोज़ लोग आके ओपनली जो है स्टेट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये हमारे लिए क्या करता है। सिर्फ गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को नहीं, स्टेट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? और ऑफ कोर्स सबको मालूम है कि यहाँ सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी चल रही हैं। तो आप एक अथॉरिटेरियन हार्ड स्टेट नहीं बना सकते, ठीक है, अगर स्टेट ही इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और इन टर्म्स ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स। जो तीसरी चीज़ है जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो ये है कि देखिए हम ये भूल जाते क्योंकि हम जरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या कंपैरेटिव हिस्ट्री नहीं देखते कि सब कॉन्टिनेंट हैज़
इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप 200-300 साल की हिस्ट्री देखेंगे, इट्स बीन compared to other regions in the world, it's been a less violent region. यहाँ पे मैसेकर्स करना मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए मैसेकर्स करने के लिए भी स्टेट में कैपेसिटी होनी चाहिए. जुल्म ऐसे नहीं हो, इनकॉम्पिटेंट लोग जुल्म नहीं कर सकते. लेट मी गिव यू अ नंबर. भाई अगर आप 20वीं सेंचुरी की हिस्ट्री देखेंगे, इट्स बीन द ब्लडीएस्ट सेंचुरी इन ह्यूमन हिस्ट्री. Over 190 million people have been killed in the 20th century. उस over 190 million लोगों में आपका क्या है? अगर आप गिने पिछले 100 साल में कि आपके मेजर जो खून खराबे हुए हैं वो क्या हुए हैं? पार्टीशन है, एक बांग्लादेश में मैसेकर हुआ था वो है. But compare that to what has happened in Cambodia, compare that to what has happened in China, compare that to जो यूरोपियंस ने किया है वो. तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये स्टेट इस तादाद में जो हम लोग मौजूद हैं, इनको ये एक हद तक मार सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मार सकता, और ये नहीं मार पाया है. ठीक है ना. तो ये इस स्टेट से एक हद तक डरना चाहिए, लेकिन इसकी इनकैपेसिटी भी समझनी चाहिए. जो आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि देखिए ये जिस हम दुनिया में रह रहे हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है. ठीक है ना. ऐसी दुनिया ना सब कॉन्टिनेंट की हद तक या ना दुनिया की हद तक ये कभी हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं की. ठीक है ना. इस दुनिया की कुछ हम एलिमेंट्स गिनते हैं. देखिए कभी भी ये नहीं हुआ सब कॉन्टिनेंट में भी और दुनिया में भी कि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहती. ये कभी नहीं हुआ. वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी. जो लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च की है वो अब कहते हैं कि पाकिस्तान इज ओवर 60% अर्बन. एक अर्बन सोसाइटी को गवर्न करना और एक रूरल सोसाइटी को गवर्न करना और कंट्रोल करना जमीन आसमान का फर्क. जो पाकिस्तान में भी आपको गड़बड़ नजर आ रही है वो ये अर्बनाइजेशन की वजह से. ठीक है. एक अर्बन शख्स, एक अर्बन यूथ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है एज कंपेयर टू ए रूरल यूथ और रूरल पॉपुलेशन. सेकेंडली, आपकी अंडर 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 40. It's one of the biggest youth populations in the world. ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी. फिर आपको ये कभी नहीं मिलेगी ह्यूमन हिस्ट्री में कि औरतों को इतनी आज़ादी मिली हो. ये कभी नहीं हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में. एक्सपीरियंस ही नहीं किया है लोगों ने. देखिए और सोसाइटीज़ इसलिए रेडिकली चेंज हो गई. जब 20th सेंचुरी शुरू हुई थी ना नजम, तो 70% of the world was under empires. जब 20th सेंचुरी खत्म हुई तो सारी एम्पायर्स खत्म हो गई थी. विद इन अ स्पेस ऑफ 100 years सब खत्म हो गई थी. क्यों? क्योंकि वी हैड एंटर्ड ए कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड जहां पे एम्पायर्स गवर्न नहीं कर सकती थी. आप एम्पायर्स के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे. जहां पे आप ये नहीं कर सकते थे कि मजदूरों को और औरतों को वोट ना दें, क्योंकि आपको उनसे काम लेना था. यू आर लिविंग इन ए वर्ल्ड विच इज ऑफ द क्लिफ ऑफ हिस्ट्री. आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें इस लेवल की टेक्नोलॉजिकल क्लोजनेस नहीं रही, दुनिया में कभी नहीं रही. ह्यूमन हिस्ट्री में कभी इस किस्म की चीज नहीं रही. आप कभी एक ऐसी दुनिया में नहीं रहे जिसमें देयर आर 2 phenomena जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स एंड क्लाइमेट चेंज. आप कभी ऐसी दुनिया में नहीं रहे. कभी ऐसी दुनिया में नहीं रहे. आप कभी ऐसी दुनिया में नहीं रहे जहां इस लेवल का चेंज अकर होता हो. आप देखिए 1945 से 1988 तक कितने मुल्क आज़ाद हुआ. 1988 के बाद आप देखिए कितने मुल्क. जी. आई मीन इट्स अ रिमार्कली, बिल्कुल ही ये एक अलग ही किस्म की दुनिया है. अब इस अलग किस्म की दुनिया जो पाकिस्तान में जिसके सारे असरात मौजूद है, अर्बन,
यूथ, मिडिल क्लास, टेक्नोलॉजिकल क्लोजनेस, वो ये रूलिंग एलीट ये समझती है कि ये इस मुल्क को उसी तरह गवर्न कर सकती है जिस तरह आज से 20 साल पहले चलाती थी या 30 साल पहले चलाती थी। ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं ना, इनको गिनवाने का मकसद ये है कि ये होपलेसनेस जो है ना, ये ट्रिक है रूलिंग क्लास की, कि आपको ये बताना कि जी हम तो उसी तरह तुम्हारे ऊपर हुकूमत करते रहेंगे जिस तरीके से पहले कर रहे थे। ये पॉसिबल ही नहीं है। और पाकिस्तान, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान जिस लेवल ऑफ चेंज से अगले 10 साल में गुजरेगा, वो पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इट माइट ट्रांसफॉर्म इट फॉर द वर्स एंड इट में ट्रांसफॉर्म इट फॉर द बेटर। ये तो लोगों पे डिपेंड करेगा कि कौन लोग मोबिलाइज करते हैं अपने आप को उस चेंज के लिए। अच्छा फैसल साहब, एक इसमें जो जहाँ से आपने ये एडवोकेसी ऑफ होप जिस पूरे और पहले आर्गूमेंट से शुरू किया, वहाँ आपको पता है हमारे यहाँ आमतौर पे बड़ा एक बुनियादी सवाल उठाया जाता है। जर्मनी, कोरिया, चाइना, इन सब जगहों पे जो एक लोगों के अंदर एक एहसास पैदा हुआ दोबारा उठने का, तो एक आइडेंटिटी, एक नेशन के आइडेंटिटी का एहसास उनमें बहुत पुख्ता था कि वो एक कौम है, और वो एक कौम जो है वो, ये जर्मन ने जिस तरह अपने आप को ह्यूमिलेटेड महसूस किया और उन्होंने फिर उसके बाद अपने आप को दोबारा से उठाया। हम दीगर कौमों की मिसालें दे सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सवाल उठाया जाता है कि हम तो नेशन बने ही नहीं, और हमारा जो एक नेशनल आइडेंटिटी का जो इशू था कि हम एक बहैसियत कौम कौन है, पाकिस्तानी कौम का जो तस्वुर है, वो तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि वो फेडरेशन के तहत बनना था तो फेडरेशन भी कमज़ोर हुई और ये जो आइडेंटिटी है ये भी कमज़ोर होती चली गई है। तो वो कौन सी ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जो हमें एक साथ मिला के इसकी किसी इन सूरत हाल में खड़ा कर देगी? देखिए, बात ये है कि वो बाइंडिंग फोर्स होनी ज़रूरी नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह इंडिया में है, regions have developed on their own, states have developed on their own in terms of their own identity, ठीक है ना। Yes, an all India identity has emerged, but ये regions, वो South India हो, North India हो, ठीक है ना, they've developed on their own in terms of their own communities, in terms of their own states, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटेशन हुई है स्टेट के थ्रू उनकी डेवलपमेंट की। तो देखिए, ये एक कोई सेंट्रल चीज़ नहीं है कि नेशन, जब तक नेशन नहीं बनेगी तो ये रीजन्स भी डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। इन रीजन्स को डेवलपमेंट से कोई पीछे रख रहा है, और वो है आपका स्टेट, ठीक है ना। अब वो नेशन की बाइंडिंग फोर्स का क्या फ्रेमवर्क हो सकता है? देखिए, फिल वक्त आपके पास सिर्फ एक फ्रेमवर्क मौजूद है जिसपे सब एग्री करते हैं, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मेरे ख्याल में अपार्ट फ्रॉम जो बलोच सेसेशनिस्ट हैं, ठीक है, और शायद टीएलपी वाले होंगे, ठीक है ना, टीटीपी वाले होंगे, सॉरी, उनके अलावा देयर इज़ नो वन जो ये कहता है नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को हम नहीं मानते और इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फेडरेशन और आपकी नेशन की बुनियाद रखती है, ठीक है ना, और वो अलाउ करती है बोथ कम्युनिटीज़, रीजन्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स टू डेवलप इन टर्म्स ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ना कि आपको पहले नेशन बनना है और आप फिर डेवलप करेंगे, ये मेन इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि आपका जो स्टेट है वो आपकी जो दुनिया जो ट्रांसफॉर्म हो गई उसके साथ ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो एक पुरानी जो इसके तरीक़ेकार हैं कि इलेक्शंस रिग किए जाएं, लोगों की आवाज़ को इन टर्म्स ऑफ मीडिया कंट्रोल किया जाए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को जो है वो अपने एजेंडा के मुताबिक चलाया जाए, वो सिटीजन सेंसिटिव ना हो। ये चीज़ें शायद आज से 50 साल पहले वर्क करें, अब नहीं वर्क करेंगी, ठीक है ना। इस यूथ ड्रिवन, इस अर्बन ड्रिवन, इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ठीक है ना, इस कम्प्लीटली एक ग्लोबलाइज
दुनिया में ये चीज़ें अब वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन वर्क कर तो रही है। मसलन अब आपकी मिसाल ले लें हम जुडिशरी की, तो किसने सोचा था कि इस तरह से चीफ जस्टिस की तरतीब में छेड़छाड़ होगी और उसको आईनी प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा। तो अब तो सवाल ही उठ रहा है ना कि जो जिस आइन को हम मुकद्दस मानते हैं, तो उसकी तो तकदीस ये है कि जो रियासत चाहती है वो उससे खिलवाड़ कर लेती है। देखिए, मैं ज़रा सा इस चीज़ पे एक बात ख़त्म कर लूँ कि एक छोटी सी, क्योंकि ये होपलेसनेस का सवाल बहुत अहम था। देखिए, मेरा ऑन ए फिलोसॉफिकल लेवल भी हमें ये समझना चाहिए कि मेरे ख्याल में टू मी होपलेसनेस का सवाल उतना ही मेरी नज़र में फजूल है जितना मीनिंगलेसनेस का सवाल है। ठीक है ना, ठीक है ना। और मैं ये बात जो है कोशिश करूँगा कि नौजवानों को कन्वे करूँ। मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कभी होपलेसनेस नहीं हो सकती। ट्रेजेडी हो सकती है, पेन हो सकता है, होपलेसनेस नहीं हो सकती। देखिए, इसलिए क्योंकि हमारी जो सारी जो फिजिकल और मेंटल जो हमारा फोकस है ना, वो हमारी विल टू लिव पे है। ठीक है ना, ये हमारा सेंट्रल फोकस है। ठीक है ना। और ये आपको क्लासिकली नजर आता है शोपेनहर की फिलॉसफी में, द विल टू लिव। ठीक है ना। तो आई मीन आप चाहे या ना चाहे, आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको मजबूर करेगा कि आपको जिंदा रहना है, आपको सर्वाइव करना है। ठीक है ना। और इसी तरह आपको नजर आता है कि मुख्तलिफ फिर फलसफियों ने उसके ऊपर बिल्ड ऑन किया है। अब आप मूव ऑन अगर करेंगे एल्बर्ट कैमो के ऊपर, जो आपको नज़र आता है कि एब्सर्डिटी के कॉन्सेप्ट से डील करता है मिथ ऑफ सिसिफस में, लेकिन वो एंड अप किस तरह करता है, उस मसले को हल किस तरह करता है, एब्सर्डिटी को, मीनिंगलेसनेस को हल इस तरह करता है कि वो किताब लिखता है द रेबल। और वो जो डिकार्ट्स ने एक प्रॉब्लम में आपको डाल दिया था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि एग्जिस्टेंस उसने थॉट पे वो कर दी। भाई, अगर आप सोच करके हर चीज़, हर मसले को हल करेंगे तो फिर आप कमरे में ही बंद रहेंगे, क्योंकि आपकी सोच आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाएगी। तो उसने उस डिक्टम को बदल दिया और उसने कहा आई रिबेल देयरफॉर आई एम। ठीक है ना, आई रेजिस्ट देयरफॉर आई एम। ठीक है ना। उसने, और कैमो की, आपको एल्बर्ट कैमो की ज़िंदगी से भी नज़र आता है, वो ज़माने में था जब नाजीज़ ने फ्रांस के ऊपर कब्जा किया था, वो रेजिस्टेंस का पार्ट था। ठीक है। एंड दिस मैन वाज अ ग्रेट बिलीवर इन द थ्योरी ऑफ एब्सर्डिटी, बट उससे वो निकला इसी तरीके से कि उसने उसका जवाब दिया रेजिस्टेंस, रिबेलियन, क्योंकि उससे एक्सप्रेस होती है आपकी फ्रीडम। वो जो विल टू सर्वाइव है, उसमें की एलिमेंट है फ्रीडम का। वही फिर आपको नज़र आती है चीज़, यू नो, नीचे जो है वो शोपेनहर के पेसिमिज्म से किस तरह निकला, इसी तरह निकला। ये हमारी हालत तो गालिब वाली ना, बस हुजूम में ना उम्मीदी खाक में मिल जाएगी। ये जो एक लज्जत हमारी सही है ला हासिल में है। जी जी बिल्कुल। तो द पॉइंट इज कि, लेकिन चलिए मैं इसको वो वाला सवाल बाद में करते हैं। अगर हम बिल्कुल ना डायरेक्ट, चूंकि आप वकील हैं और बहुत अच्छे डिबेटर हैं, हम देखते ही हैं आपको, अगर आप कन्विंस करें हमारे नौजवानों को कि भाई वाई शुड दे नॉट लीव पाकिस्तान, क्योंकि जो दलाइल मेरे सामने है वो तो सब यही कहते हैं कि भाई कि चलो निकलो यहाँ से। बल्कि मेरे दोस्त जो बाहर चले गए, वो तो मुझे जैसे हर हफ्ते ही फ़ोन करके कहते हैं यार तुम अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, निकल सकते हो, तुम्हारे पास असबाब हैं, रास्ते हैं, तो क्यों यहाँ पे बैठे हो। अच्छा, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ तो हमने स्कूल का एक काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ तो फिर मुझे भी ख्याल आना शुरू होते हैं कि यार मैं वाकईतन बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा यहाँ पर रुक के। देखिए, बात ये मेरी नज़र में पहली तो बात ये है कि बाहर जाने में कोई बुराई नहीं। अगर हमारे नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। एक ग्लोबलाइज दुनिया है, अगर आप बाहर जाके काम करना चाहते हैं, बाहर जाके दुनिया घूमना चाहते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। ठीक है। अगर आपका डिज़ायर है और आपकी बहुत चीज़ों की नीड होती है, अब कोई फ़र्ज़ करें कि कोई मैथमेटिक्स में एक्सेल करना चाहता है, तो मैं आप उसको ये तो नहीं कहूँगा कि वो पाकिस्तान में रह के एक्सेल करे। अगर वो मैथमेटिक्स में एक्सेल करना चाहता है या न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सेल करना चाहता है, तो उसको बाहर वक्त गुजारना पड़ेगा। ठीक है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर यू लिव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू वांट टू लिव।
ऐसा हो सकता है जिस तरह आप रहना चाहते हैं, यानी जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए शायद आपको युगांडा में रहना पड़े। तो जियोग्राफी इज नेवर इम्पोर्टेंट, इट इज़ कि आप करना क्या चाहते हैं। हमारा मसला ये है कि जो हमारे नौजवान बाहर जाना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की जो डेस्परेशन में जाना चाहते हैं। तो पहले तो इस चीज़ से निकाल दें कि ये किस्म का इमोशनल पेट्रियाटिज्म नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया, वो क्या चाइनीज़ हो, वो क्या इंडियंस हो, वो क्या और यूरोपियन स्टेट्स के बाशिंदे हो, तो सारे लोग अपनी ज़िंदगियां और मुल्कों में गुजारते हैं, अपने मुल्कों में भी गुजारते हैं, एक साथ दोनों मुल्कों में भी गुजारते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं, ठीक है। दैट इज़ हाउ, दिस इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ पीपल डेवलप, ठीक है ना। अब ये डेस्परेशन के हवाले से जो है वो दैट इज प्रॉब्लमैटिक, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि देखिए, औरों के हवाले से तो मैंने कोशिश की जवाब देने की कि देखिए, एक फैक्ट ऑफ द मैटर है 240 मिलियन लोग तो नहीं बाहर जा सकते ना, ठीक है ना, ठीक है ना। 40 मिलियन लोग भी बाहर नहीं जा सकते जी, ठीक है ना। अल्टीमेटली तो यहीं पे रहेंगे और मेजॉरिटी जो है नौजवानों की है, तो अल्टीमेटली वो यहीं पे रहेंगे और इस मुल्क को सही करेंगे, ठीक है, करना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे रहेंगे। तो जो पिछला सवाल था उसमें हमने ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि भाई जो एक होपलेसनेस की बात हो रही है वो पार्टली जो है ट्रू नहीं है, पार्टली ट्रू है बिल्कुल, ठीक है ना। और ये रूलिंग एलीट तो आपके लिए कुछ नहीं करेगी, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये जो आपने सवाल किया है वो आपने हम जैसे लोगों के हवाले से किया। शायद हम डेस्परेशन में ना जाए, लेकिन शायद हमसे ये पूछा जा रहा है हम बाय चॉइस क्यों नहीं जाते। अगर मैं इसको अपने लिहाज से देखता हूँ तो देखिए, मुझे ये नज़र आता है कि एक तो मेरी बड़ी इमोशनल रीज़न है बाहर ना जाने की, और वो रीज़न ये है कि मेरी माँ और मेरे भाई की कब्र यहाँ है, और मुझे सबसे बड़ा खौफ जो है अपनी ज़िंदगी में वो ये है कि अगर मैं ये मुल्क छोड़ के चला गया और ये मुल्क एनर्की की तरफ जिस तरह जा रहा है उस तरफ चला गया और हम जैसे लेके जाया जा रहा है और हम जैसे लोगों ने उसके हवाले से कुछ नहीं किया, तो ये कब्रें भी नहीं बचेंगी, और ये जो ज़मीन है इस पर कोई कब्जा करके इसके ऊपर बिल्डिंग बना दे। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है। तो अगर आप मुझसे एक बेसिक रीज़न पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों रहना चाहता हूँ, उसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि भाई मैं हर चीज़ का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता अपनी माँ को जब मैं अल्टीमेटली ऊपर जाऊँगा, कि मैं उसकी कब्र की भी हिफाजत नहीं कर सकता। तो अगर कोई चीज़ है जो मुझे यहाँ, एक बुनियादी चीज़ जो रोकी हुई है वो ये चीज़ है, ये एक बिल्कुल ही पर्सनल इमोशनल रीज़न। और मेरी नज़र में जो लोग अपनी कब्रों की हिफाजत नहीं कर सकते उनकी ज़िंदगी में कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है ना। जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि एटलीस्ट मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि देखिए, मैंने जो चीज़ भी ज़िंदगी में हासिल की है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस मुल्क की वजह से हासिल की, यहाँ जो लोग हैं उनकी वजह से हासिल की। यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बेसिकली, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसकी वजह से मैं हूँ जो हूँ। अब अगर मुझ में इतनी भी सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी नहीं है कि मैं सोसाइटी को कुछ रिटर्न कर सकूं, तो आई एम नॉट अ मॉरल पर्सन। देखिए, मोरालिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ बियॉन्ड डिज़ायर। एक चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं, ख्वाहिश कभी मोरालिटी नहीं हो सकती। मोरालिटी हमेशा वो चीज़ होती है जो आपकी ड्यूटी होती है, क्योंकि मोरालिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सैक्रिफाइस का, ठीक है। आप समझ रहे हो कि आप कोई चीज़ चाहते हैं कि मैं भी चला जाऊं जी बाहर, मुझे कोई परेशानी ना हो बिजली और पानी की, लेकिन देयर इज़ ए समथिंग विच इज़ अ ड्यूटी विच फोर्सेस यू
नॉट टू डू दैट। तो अगर हमारी ख्वाहिश है कि हम कोई किसी किस्म की मॉरल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए मेरे ख्याल में, तो जी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जी जिस सोसाइटी ने आपको बनाया है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सोसाइटी बनती हुई नज़र आती है, वो जो हमने उससे पहले सवाल आपसे किया कि मसलन अब बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जुडिशरी है हमारी, कि वो एक फिल्म में भी डायलॉग आया था ना कि वो जब इंसान सब जगह से मायूस हो जाता है तो अदालत की तरफ देखता है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि अदालत में जो लोग बैठे हुए उनको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। और इसमें फैसल साहब मैं एक सवाल इसमें जो नजम की बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमने जिसे आपने कहा भी कि हमारा जो बेसिस हो सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमें एक नेशनल बिल्डिंग के बुनियाद हो सकती है, और जाहिर है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो अब सवाल ये कि ये फेडरेशन की जो सेंटिटी है और जो फेडरेशन की लेजिटिमेसी है जो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, ये किस तरह बहाल होगी, जबकि जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योर करने का, इसमें मेरी और आपके राइट्स की हिफाजत करने वाला जो सबसे अहम पिलर है, जब वही इतना इसके ऊपर इतना लोगों का एतबार खत्म हो चुका है। देखिए, जस्ट टू कनेक्ट इट विद द लास्ट क्वेश्चन, जो सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी होती है ना, वो कभी हवा में नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप ये कहें मैं एक पब्लिक ड्यूटी करूंगा कि मैं ये इस किश्ती की हिफाजत करूंगा और वो किश्ती मौजूद ना हो ये तो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो एक सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी हमेशा एक रियलिस्टिक फाउंडेशंस पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि भाई ये सोसाइटी अब रिफॉर्म नहीं हो सकती, ये कंप्लीटली तबाही की तरफ जा रही है, जो मैंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये रूलिंग एलीट इस सोसाइटी को नहीं तबाह कर सकती, इन नौजवानों को नहीं तबाह कर सकती, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें बहुत परेशान कर सकती है, हमारे ऊपर जुल्म कर सकती है, हमें बहुत तंग कर सकती है, लेकिन ये हमें नहीं इर्रेपरेबल डैमेज नहीं कर सकती। अल्टीमेटली अगर हम चाहें तो इस सोसाइटी को बदल सकते हैं, ठीक है। और मैंने उसकी वो मुख्तलिफ रीजंस बयान की। तो मेरा अपना व्यू ये है कि देयर इज़ ए वेरी रियलिस्टिक चांस ऑफ दिस स्टेट इन सोसाइटी बीइंग रिफॉर्म्ड, और मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि अगर लोगों ने कोशिशें की, जो वो कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है आपको 8 फरवरी को वो नज़र आया। इट डजेंट मैटर वो पीटीआई थी या कोई थी, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं किस पार्टी के लिए वोट दिया। इशू ये है कि लोगों ने एक रिग्ड इलेक्शन के सिस्टम को चैलेंज किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि जो डिसेंटिंग जजेस हैं उसने किस पार्टी के हक में वोट किया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन डिसेंटिंग जजेस ने जो स्टेट के अनअकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस है, वो पॉलिटिकल एलीट भी है, नॉन पॉलिटिकल एलीट भी है, उसको अकाउंटेबल करने की कोशिश की। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि वो कौन सी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा अपना जो व्यू है वो ये है कि देयर इज ए रियलिस्टिक चांस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी कम टू दिस सेंट्रल क्वेश्चन अबाउट कि क्या कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ अब पॉसिबल है या नहीं आफ्टर दी 26th अमेंडमेंट। अब 26th अमेंडमेंट में क्या किया बुनियादी तौर पे, इन अ नटशेल वो ये किया है कि एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी को कैप्चर करने की कोशिश की। किस तरीके से कि अब जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे जजेस के, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बाय मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव खुद कर सकता है, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी है इन दी जुडिशल कमीशन, ठीक है। फिर ये है कि जो बेंचेस बनेंगी जिसमें एग्जीक्यूटिव के अपने केसेस होगी, वो बेंचेस भी एग्जीक्यूटिव बाय मेजॉरिटी बना सकता है। तो मीर साहब का वो शेर याद आता है ना कि मीर क्या सादा हो, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। तो वो ये सूरत हाल आ गई अब, ठीक है ना। तो ये एक एग्जीक्यूटिव कैप्चर है, ठीक है ना। अब आप इंसान बिल्कुल आप सही सोचते हैं कि भाई इसके बाद जो भी एक लेट्स से 60% इंडिपेंडेंस थी जुडिशरी की, उसने भी अपना पावर बहुत अब्यूज किया। बट सब ये कहते हैं कि यार इंडिपेंडेंट
एक इंडिपेंडेंस थी जुडिशरी की। सही बात। लोग जब हुकूमत के खिलाफ जुडिशरी फैसले करें तो आप समझ लीजिए कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जब फौज के खिलाफ जुडिशरी फैसले करे तो आप समझ लें कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो लेट्स से 60% थी इस 26th अमेंडमेंट से पहले। अब वो ख़त्म हो गई। अब क्या होगा? लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक ये होपलेसनेस। अब अगर लोग इसको हिस्टोरिकली देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि ये कोई पहला अटेम्प्ट थोड़ी है जुडिशियल कैप्चर। इस तरह 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुके, ठीक है। देखिए भुट्टो साहब ने पहले 70s में अमेंडमेंट लाया, ये जो था ना एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर का, ये भुट्टो साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। याकूब की टेन्योर एक्सटेंड की, ठीक है। ज़िया-उल-हक ने आके रिवर्स कर दिया। फिर पीपल्स पार्टी ने 94 में इसी तरह अपने जजेस की भर्ती की। सज्जाद अली शाह को वायलेटिंग द सीनियरिटी प्रिंसिपल चीफ जस्टिस बनाया, वो 96-97 में रिवर्स हो गया सारा। वो जजेस भी जुडिशरी ने एक प्रोसेस के थ्रू जो केपेबल जजेस नहीं थे उनको डीनोटिफाई कर दिया। अल्टीमेटली सज्जाद अली शाह साहब भी निकाले गए, ठीक है ना। और अजमल मियाँ साहब who was one of the senior judges who had been superseded, he became chief justice of Pakistan. फिर 2002 में मुशर्रफ ने किया कि शेख रियाज who was one of his puppet chief justices, उनको उन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन दे दी, सारे जजेस को दे दी, उनको भी दे दी। पीसीओ वाले जजेस थे जी, और वो भी रिवर्स हो गई। उस वक्त फर्स्ट लॉयर्स मूवमेंट चली थी। 2007-2008 में ओवर 100 जजेस वर इंडक्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओवर 100 जजेस, ठीक है। वो सारे जजेस डी नोटिफाई हो गए, ठीक है। फिर 2019 में एक और कोशिश हुई कि काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। पूरा वो रेफरेंस का एक ड्रामा हुआ, उसमें नहीं सक्सीड कर पाए। तो अब देखिए, अब अगर होपलेसनेस और होपफुलनेस की जंग हो तो फिर लगता तो ये है कि एग्जीक्यूटिव को 0 नंबर मिले 5 अटेम्प्ट में। नहीं, वैसे तो पिछले आपने इतने दलाइल दिए हैं, इस वाली बात से कुछ उम्मीद पैदा हुई है मुझमें। तो इसलिए बहुत जरूरी ये होता है कि ये समझा जाए कि भाई ये चीजें कोई अनहोनी चीजें नहीं है। हर 10 साल बाद एग्जीक्यूटिव कोशिश करता है कि यार मैं जरा कब्जा कर लूँ इसके ऊपर, ठीक है। फिर कहते सॉरी, ठीक है। तो मेरी नज़र में आप देखिएगा ये 26th अमेंडमेंट रिवर्स होगी, ठीक है। ओके। और अब वो किस फॉर्म में रिवर्स होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये रिवर्स होगी। और ये जो एग्जीक्यूटिव कैप्चर है जुडिशरी का, ये ख़त्म होगा। और क्योंकि जो बुनियादी मसला है इसमें, वो बुनियादी मसला ये है कि दे हैव मेड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, स्पेशली द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एज नॉन फंक्शनल, ठीक है। वो फंक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। आप कोई नया सिस्टम लाते हैं ना, जिस तरह देखिए ज़िया-उल-हक साहब नया सिस्टम लाए 1981 में, उन्होंने निकाल बाहर किया जितने भी डिसेंटिंग जजेस थे, वो नया सिस्टम लाए, वो एक नए तरीके से चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। लिमिटेड जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी, लेकिन एक नया सिस्टम लाके फंक्शन करना। मुशर्रफ साहब लाए, उन्होंने 2000 में जजेस को निकाला, अपना सिस्टम लाए, वो फिर अपनी तरीके से फंक्शन करना शुरू हो गया। ये जो सिस्टम है ये फंक्शन नहीं कर, ठीक है। अब ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई है सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिए कि इसको अब तकरीबन कोई 5 महीने हो गए, ये कोई एक जजमेंट नहीं दे पाए। क्योंकि हमें मालूम है कि जब आप इतनी बड़ी बेंच बना देंगे 5 जजेस की, 7 जजेस की, और उनको एक रेगुलर लिस्ट जिसे हम कहते हैं 10 या 12 केस दे देंगे, वो कभी इतनी लार्जर बेंच ये 10-12 केसेस का फैसला नहीं कर सकती। ये जो लार्जर बेंच बनती है ना, ये एक किस्म के केसेस पे बनती हैं जिसमें सिमिलर क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। ये एक दिन में इतने सारे जजेस जो है ना, वो 12, 11, 10 केसेस का फैसला करके उनकी जजमेंट्स नहीं लिख सकते। क्योंकि जब आप ज़्यादा जजेस बैठाते हैं ना, तो वो
वो ज्यादा डिबेट होती है, ज्यादा लोग बोलते हैं, उसमें वक्त ज्यादा खर्च होता है. इट्स एन इम्प्रैक्टिकल थिंग विच दे हैव ब्रॉट इन. ठीक है. अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ले आए, 2 जजेस बाहर से ले आए, जो वहां के जजेस हैं, जो सीनियर जजेस थे. ठीक है ना. देयर इज अ वर्चुअल सिविल वॉर इन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट. किस तरह फंक्शन तो करेगा? ओथ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इशू हो गया वहां जी. तो द पॉइंट इज, देखिए, अथॉरिटेरियन मेजर्स भी अगर आपको लेने होते तो आपको एक फंक्शनल सिस्टम बनाना होता है. ये सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा. और मेरा अपना व्यू ये है कि इस रूलिंग एलीट को भी मालूम है कि ये जो सिस्टम है ये कोई वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लाए, ये स्टॉप गैप मेजर है. वो कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं और फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सब रैप अप भी हो जाए. ठीक है ना. अच्छा, आपने जुडिशरी के हवाले से बड़ा उम्मीद किया हमें, तो क्या इस तरह से जो स्टेट क्राइसिस हमारे सामने है उस हवाले से भी कोई उम्मीद अफजा गुफ्तगू करेंगे कि ईद अच्छी गुजर जाए हमारी? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये कोई स्टेट हमारे का जो क्राइसिस है ये कोई हिस्टोरिकली कोई एनॉमली नहीं है. आपका जो स्टेट क्राइसिस है उसके लिए आपको बुनियादी तौर पे 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री देखना चाहिए. ठीक है ना. आपको एक तो जर्मनी में वाइमार रिपब्लिक देखना चाहिए. दिस वाज एन इंटर वॉर पीरियड. ठीक है ना. 1918 से लेके 1933 तक. ठीक है ना. आपको जापान की इंपीरियल डेमोक्रेसी देखनी चाहिए. मेजी रेस्टोरेशन, ये एंड ऑफ द 19th सेंचुरी टू 1945. और आपको करंट म्यांमार देखना चाहिए. ठीक है ना. अब इन 3 एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं पाकिस्तान के बारे में? जो वेमार रिपब्लिक था वो एक बहुत ही, उसने जो सिस्टम बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, उसमें हर वक्त झगड़ा होता रहता था. ठीक है ना. और हर वक्त क्राइसिस रहता था. कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, कोई सोशल क्राइसिस, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस. इट वाज अ वेरी वीक गवर्नमेंट, वीक स्टेट. ठीक है ना. आपका भी इसी किस्म का है. कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है ना. हर महीने कॉन्फ्लिक्ट है. कोई नहीं मानता कि हुकूमत लेजिटिमेट है, कोई नहीं मानता कि जुडिशरी लेजिटिमेट है, कोई नहीं मानता कि मीडिया लेजिटिमेट है. एक कांस्टेंट क्राइसिस, कांस्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस है, कांस्टेंट सोशल क्राइसिस है, कांस्टेंट सिक्योरिटी क्राइसिस है. तो ये उसी किस्म की आपको नक्शा पेश करता है जिस किस्म का वाइमार रिपब्लिक पेश करता है. लेकिन जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है आपके यहाँ, वो उस किस्म की है जो जापान में इंपीरियल डेमोक्रेसी के पीरियड में थी. वहां पे जो हुकूमत थी, जिसे आप हाइब्रिड कहते हैं, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट जापानीज इंपीरियल डेमोक्रेसी से आता है, इंटर वॉर पीरियड. उसे वो कहते थे ड्यूल गवर्नमेंट. सही, डुअलिटी. फौजी अपनी पॉलिसीज चलाते थे, सिविलियंस अपनी पॉलिसीज चलाते. ये तो ज्यादा अच्छा नाम है. ठीक है ना. ड्यूल गवर्नमेंट उसे कहते थे, ड्यूल गवर्नमेंट. वजाहत तो है कम से कम इसमें. और दोनों एक दूसरे को कंप्लेन भी करते थे, तुमने ये क्यों किया, वो कहते थे तुमने ये क्यों किया. ठीक है ना. ये जाके इन्होंने चाइना पे कब्जा किया, बेंचोरियन एक इलाका था, उस पर कब्जा कर लिया फौजियों ने. तो वो जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसने कहा ये कब्जा छोड़ो, उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा उसका. ठीक है ना. आज तक ये डिबेट हो रही है कि ये पर्ल हार्बर पे अटैक का ऑर्डर किसने दिया. ठीक है. सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ टेररिस्ट एक्ट होते थे, असैसिनेशंस होती थी, फिर फौजियों ने एक दूसरे को भी मारना शुरू कर दिया. तो ये जो ड्यूल गवर्नमेंट थी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जापानीज ट्राई कर चुके हैं इंटर वॉर पीरियड में. अच्छा, हमें मालूम है वाइमार रिपब्लिक का क्या हुआ, हिटलर आ गया. क्योंकि अल्टीमेटली लोग एक केओटिक गवर्नमेंट में नहीं रह सकते. ठीक है ना. हमें मालूम है कि जापानीज ड्यूल गवर्नमेंट का क्या हुआ, कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं था कौन क्या कर रहा है. एक पॉलिसीज वो कर रहा है परसू, एक दूसरा पॉलिसीज, एंड दे एंड अप पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में भी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी, एंड लेड टू द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जापान. ठीक है. फिर हमारे पास एक थर्ड एग्जाम्पल है. ठीक है ना. तो एक वो केओस का हमें मालूम है, जो पाकिस्तान में हमें एक
हुकूमत में, स्टेट में केओस नजर आता है। हमें मालूम है आप ड्यूल गवर्नमेंट चलाएंगे तो उसका क्या नतीजा होगा, ठीक है ना, भुगत रहे। ठीक है। अब तीसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे और सिर्फ आप ये कहेंगे पावर इज पावर, तो फिर आपका वो असर होगा जो म्यांमार में हुआ है, ठीक है ना, सही। म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार में भी एक लॉन्ग टर्म मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। उन्होंने 2011 में ऑन सुई को पावर ट्रांसफर किया, वाज अ डेमोक्रेटिक लीडर, इलेक्शन जीती और ट्रांसफर भी किया, लेकिन सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे वो असेंबली में बैठते थे, ठीक है ना। वो दोबारा इलेक्शन जीती, फिर तीसरी दफा जब मेरा ख्याल में इलेक्शन जीती 2021 में, तीसरा था मेरा ख्याल में, तो उसका इलेक्शन ही माना जी, ठीक है ना। जिस तरह आपका फॉन 47 का झगड़ा है, उधर भी एग्जैक्टली ये हुआ। अच्छा, वहां भी लोग पीसफुली निकले, फिर उनके ऊपर जुल्म हुआ, फिर उनके ऊपर गोलियां चली, फिर वो जितने ऑन सुई के पार्टी वाले लोग थे उन्होंने सब ने अपनी गुरेला मूवमेंट बना ली और उन्होंने एक अपनी नेशनल गवर्नमेंट बना ली और वो शामिल हो गए। 2 सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी म्यांमार में, उनके साथ उन्होंने मिलके वो कहते हैं 3 ब्रदर अलायंस बना ली। ये सारे डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट ये भी गुरेलास बन गए। वो ऑलरेडी 2 सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स थी वो चल रही थी, और अब ये जो 3 ब्रदर अलायंस है ये म्यांमार का 70% हिस्सा जो है ना, 70% वो कंट्रोल करता है। तो देखिए, अगर आपने ये चेंज नहीं किया ये स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और आप ये समझते रहे कि हम इसको एक पता नहीं किस और कितना हार्ड स्टेट बनाएंगे, ठीक है ना, इसको और हार्ड स्टेट बना देंगे, तो अगर आपने इस रवैये को नहीं बदला तो आपका स्टेट है वाइमार रिपब्लिक का, आपका गवर्नेंस मॉडल है जापानीज इंपीरियल डेमोक्रेसी का, और आपका फ्यूचर नजर आ रहा है म्यांमार का, ठीक है ना। ये जो सिविल वॉर फैल रही है पाकिस्तान में, ये नहीं रुकेगी इन 2 प्रोविंसेस में, ये पूरे मुल्क में फैलेगी, ठीक है ना। ये बहुत बेवकूफ़ी है, ये म्यांमार में हो चुका है, ठीक है ना। तो ये तो जो है कि अगर ये करंट रविश चलती रही, लेकिन मेरे ख्याल में ये करंट रविश चलेगी नहीं। उसका ये है कि ये सस्टेनेबल ही नहीं है, चल सकती नहीं है। अब आप एक अथॉरिटेरियन, मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूँ, आप एक अथॉरिटेरियन सिस्टम नहीं ला सकते अगर स्टेट ही डिसइंटीग्रेट कर रहा है जी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी। फिजिकली डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी। अब ये जो है ना, डिपेंडेंट है लोगों के ऊपर भी ना। देखिए, दोनों रास्ते मौजूद हैं, ठीक है ना। ये सस्टेनेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये रविश को चलने देंगे, लोग चलने देंगे जो मेजॉरिटी में, अगर लोग चलने देंगे तो फिर इसका नतीजा मैंने बता दिया क्या होना है। हमारे पास 3 एग्जांपल्स है क्लासिक, तो लेकिन सर इस पे एक चौथी एग्जांपल भी दी जाती है ना कि अगर आप सिस्टम नहीं चलने देंगे और स्टेट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप सीरिया बन जाएंगे। तो जैसी तैसी भी गवर्नमेंट है, जैसा तैसा स्टेट है, लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, सिस्टम को चलने दो ताकि तुम उस शेल्टर के अंदर तो रहो, वरना तो फिर सीरिया जैसा हाल हो जाएगा। भाई सिस्टम तो बना लें। अगर कोई सिस्टम बना लेते हैं, भाई अयूब खान ने एक सिस्टम बना लिया, ज़ियाउल-हक ने एक सिस्टम बना लिया, मुशर्रफ ने एक सिस्टम बना लिया, हम उससे बिल्कुल डिसएग्री करते थे, वो इलिजिटिमेट सिस्टम थे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने सिस्टम तो बना लिया ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा पावर इज पावर। भाई यूं नहीं चल सकता कि मेरे पास पावर है, ठीक है ना, स्टेट के पास पावर है, और हम ये नहीं बताएंगे सिस्टम क्या है, हम सिर्फ पावर इस्तेमाल करेंगे। भाई आप एक सिस्टम बना लें, आपको इलेक्शन नहीं करवाने, ठीक है ना, नहीं करवाने इलेक्शन के थ्रू लोगों को इलेक्ट ही करना है, बना ले सिस्टम, ठीक है। मेरे ख्याल में नहीं फंक्शन करेगा इस मुल्क में, लेकिन कोई सिस्टम तो बनाए ना। प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये नहीं है कि एक बुरा सिस्टम है, पाकिस्तान में अब कोई सिस्टम ही नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, मीडिया है, ठीक है ना, लेकिन ये सब खोखले अंदर से,
अब आपसे ये कहीं भाई ये आपका सिस्टम क्या है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो इम्प्लीमेंट होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो इम्प्लीमेंट होता है जब जुडिशरी उसके बारे में जो फैसले करता है, जो उसको इंटरप्रिटेशन करता है, जो डायरेक्शंस देता है, उन जजमेंट्स को आप इम्प्लीमेंट करें। वो ही नहीं इम्प्लीमेंट होती तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं इम्प्लीमेंट होता। सही बात। ठीक है, देखिए कुछ रेड लाइंस हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की। पहली रेड लाइन है फेयर इलेक्शंस, दूसरी रेड लाइन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोनों क्रॉस अगर आप ये दोनों रिक करना शुरू हो जाए कि आप इलेक्शंस रिक करें और आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, लोगों को थ्रेट करके, लोगों को अगवा करके, आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना करें, आप ऐसी अमेंडमेंट्स लाएं जो जिसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करें। जी ठीक है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बन जाए। अब यहाँ तो यही हुआ है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बन गई है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव का केस डिसाइड होता है, एग्जीक्यूटिव ये कहती है ये मेरे जज के पास लगा है, ये मैं जज चुन रही हूँ, उनके पास लगा है। अच्छा, वो लतीफ़ा था, उसको उन्होंने हकीकत में बदल दिया कि तुम वकील करोगे, मैं जज कर लूंगा। मैं जज करने के बिल्कुल। तो असल में पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान ये जो केओस और एनर्की के बीच में है ना, अभी एनर्की की तरफ गया नहीं है, जो केओस और एनर्की के बीच में, वो इसलिए नहीं है कि यहाँ अथॉरिटेरियन सिस्टम है। सही। अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में एनर्की नहीं होती। वहाँ एक रिप्रेसिव स्ट्रक्चर होता है, एक रिप्रेसिव सिस्टम होता है। एनर्की वहाँ होती है, केओस वहाँ होता है जहाँ कोई सिस्टम ही ना हो। मुझे कोई बता दे पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, ये तो कौन सा फंडामेंटल लॉ है पाकिस्तान में? भी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, हमें मालूम है, तो कौन सा फंडामेंटल लॉ है जिससे पाकिस्तान गवर्न होता है? और आपको अल्टीमेटली यही समझ में आएगा, पावर इज पावर। ये तो हम पॉडकास्ट देखने वालों से कहेंगे अपने फीडबैक में हमें बताएं कि कौन सा सिस्टम चल रहा है। आखिर में हम ये समझना चाहेंगे कि चले, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सिचुएशन को। हो सकता है कि जो पावर्स डेड भी हैं उनको पसंद ना आया आपका एक्सप्लेनर, लेकिन हमें तो पसंद आया। बहाल इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर हम कुछ मैक्रो सोल्यूशन देखने की कोशिश करें, इस सिचुएशन को से निकलने का कोई वे आउट है हमारे लिए? देखिए, हिस्ट्री विल फाइंड इट्स वे आउट, ठीक है ना, वो कोई सजेस्ट करे या ना करे, ठीक है ना, हिस्ट्री अपने सॉल्यूशंस निकालेगा। अब ये देखिए, आई एम सो क्लियर अबाउट दिस दैट इस दुनिया में भी और इस मुल्क में भी अब ओनली वन थिंग इज कांस्टेंट, विच इज चेंज। देयर इज नथिंग विच इज द स्टेटस को इन दिस वर्ल्ड इज नॉट कांस्टेंट। जो रूलिंग एलीट ये समझती है कि स्टेटस को कांस्टेंट है, वो रूलिंग एलीट खत्म हो जाएगी। रूलिंग एलीट्स की बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस जो होती है सारी दुनिया में, वो ये है कि हमें कंप्लीटली बदलना है ताकि हम वैसे ही रहें। वी हैव टू चेंज इन ऑर्डर टू रिमेन द सेम। ठीक है, जो रूलिंग एलीट ये नहीं समझती, वो रूलिंग एलीट खत्म हो जाती है। तो ये रूलिंग एलीट, ठीक है, जब तक मज़े कर सकते हैं करेंगे, जब तक जो है वो एक एक्सटॉर्शनस स्टेट चला सकते हैं चलाएंगे। अल्टीमेटली इट विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड जो ट्रिमेंडस डिमांड्स हैं सोसाइटी की। ठीक है, और दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, उनके नंबर्स बहुत बड़े हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, और सबकी आप पिटाई भी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली something has to be given to them. अब नज़र ये आता है कि क्योंकि ये रूलिंग एलीट डिवाइडेड है, ठीक है ना, तो एक सेक्शन है इस रूलिंग एलीट में जो एटलीस्ट ये समझते हैं कि थिंग्स हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है ना, और वो हमें नज़र भी आ रहा है, हर सेक्शन में नज़र आए, जुडिशरी से लेके, पॉलिटिकल एलीट से लेके, बिजनेस एलीट से लेके, मीडिया से लेके, आपको हर सेक्शन में, वर्किंग क्लास में नज़र आ रहा है, मिडिल क्लास में नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली दैट विल प्रिवेल। ठीक है ना, खतरे की बात पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि इस दौरान ये इतना केओस फैला देंगे को उसको समेटने में बहुत वक्त लगेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अब लोग कलेक्टिवली और
माइक्रो मैक्रो लेवल पे क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि मेरे ख्याल में लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया की हिस्ट्री में अभी तक कोई सोसाइटी एनजीओ से नहीं बदली है, ठीक है ना। तो जितनी बड़ी आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना लें, ठीक है, प्लीज़ ये समझने की कोशिश करें, ना तालीम कब इस दुनिया में फैली है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, ठीक है ना हेल्थ फैली है, ठीक है ना। ये जो बड़े बड़े काम है ये स्टेट करते, ये पॉलिटिशियंस करते। तो ये जो एक हमारे हाँ रिवाज है कि जो मेरी जो मदर कहती थी कि मैं जब उनसे पूछता था कि भाई ये चीज़ें किस तरह दुरुस्त होंगी, तो वो कहती थी कि जब सब अच्छे हो जाएंगे तो सब दुरुस्त हो जाएगा। तो भाई यूरोपियन हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री में फ़र्क ये है कि यूरोपियंस ने ये समझा कि ये इंसान कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, तो इंतज़ार ना करो कि ठीक हो या कोई अच्छा आदमी आए, ऐसा सिस्टम बना दो कि अच्छे लोगों को इनकरेज किया जाए और बुरे लोगों को कंट्रोल किया जाए। दैट्स द सोल्यूशन, मैनेज करें जी। तो द पॉइंट इज कि अल्टीमेटली पीपल हैव टू बी पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड, ठीक है ना। और इस मुल्क के लोग पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड हैं, वो दिखा चुके जी, ठीक है, पिछले चंद सालों में दिखा चुके। देखिए, इस मुल्क में कोई स्टेटस को की पार्टी नहीं जीतती इलेक्शन, ये आपको कुछ बताएगी। इस मुल्क में कोई एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती, आप कितना पैसा लगा दे, जो कर दे, फॉर्म 45 पे नहीं जीत सकते, 47 पे तो जीत जाती। कर ले, पहले भी इलेक्शन रिग हुए हैं, ठीक है ना। ये सस्टेनेबल ही नहीं है चीज़ें। आप देखेंगे ये सब चीज़ें रिवर्स होंगी, पहले भी हुआ है, रिवर्स हुआ है। लोग 10-10, 20-20, 15-15 साल के प्लान बनाते थे, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के अलावा जो है ऑन ए कलेक्टिव लेवल और कोई रास्ता नहीं है सोसाइटीज को बदलने का, यही रास्ता है। ये बात है, एनजीओस के थ्रू ये मुल्क नहीं बदलेगा। ऑन ए इंडिविजुअल लेवल बहुत ज़रूरी ये है कि देखिए, हम सब प्रोफेशनल्स हैं और हमारी एक से है सोसाइटी में। हमें एज प्रोफेशनल्स अपने पब्लिक स्पेसेस में और एज सिटीजन्स पब्लिक स्पेसेस में इस सोसाइटी को जो चीज़ें तबाह कर रही हैं उनको रेजिस्ट करना चाहिए। भाई, मैं वकील हूँ, ठीक है ना, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जो इश्यूज इस किस्म के मैं कोर्ट्स में उठा सकता हूँ मैं उठाऊं। जी, आप उठा भी रहे मिल गया आप तो। जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जब हम होपलेसनेस और होपफुलनेस की बात कर रहे थे, ये सारे फलसफियों ने जो इम्पोर्टेंट बात एम्फेसाइज की है कि कभी भी ये चीज़ें जो है ना, वो नीट्शे कहता था ना, ही हु हैज़ अ व्हाई कैन डील विद एनी हाउ, ठीक है ना। कभी इश्क, पैशन, जिंदगी गुजारी नहीं जाती कॉन्सिक्वेंसेस को देख के, ठीक है ना। वो गुजारी जाती है कि आपका पैशन किसके लिए, आपका इश्क किस तरफ है। इसलिए जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट कुरान में भी आता है, मैं अब जब कुरान को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी 3 बुनियादें, ठीक है ना। पहली बुनियाद ये है बिलीफ। अब ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इट्स अ सेंट्रल डिफरेंस बिटवीन आर ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी एंड वेस्टर्न ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। हमारा बुनियाद नॉलेज पे नहीं है, हमारी बुनियाद बिलीफ पे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर हम होप सिर्फ ये देखते रहे, अरे यार जब हमें यकीन होगा कि सब चीजें दुरुस्त हो जाएगी फिर ही हम इसकी तरफ कदम उठाएंगे, दैट इज नॉट बिलीफ, ठीक है ना। दैट इज नॉलेज, दैट इज द सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज। शादियां यूं नहीं होती, मोहब्बतें यूं नहीं होती। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपको 30 साल बाद समझ में आता है कि इससे आपने क्यों मोहब्बत की, लेकिन पहले मोहब्बत करनी पड़ती है ना वो समझने के लिए। जो सेकंड चीज है, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है कुरान में, वो है पेशेंस। बिल्कुल, आशिकी सब्र तलब है, तमन्ना बेता। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेंगे, नहीं यार मुझे यकीन हो जाए, ठीक है ना, फिर ही मैं इसके बारे में कुछ करूंगा, अगर रियली ये होप में कोई रियलिटी है कुछ करूंगा, तो ये पेशेंस का सेंट्रल कॉन्सेप्ट ना हो। पेशेंस होता है इसलिए क्योंकि आपको वो चीज़ नजर नहीं आ रही।
लेकिन जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इन तमाम फलसफियों में भी मिलेगी, ठीक है ना, वो ये कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी अबाउट एनीथिंग। इसलिए जो थर्ड कॉन्सेप्ट है कुरान का बुनियाद का, वो है शुक्र। तुमने अपनी बिलीफ पे एक्ट किया, तुमने सब्र किया, तुमने ये हासिल किया, बस शुक्र करो, आगे आएंगे लोग और काम करेंगे। तो द पॉइंट इज कि इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। और मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा, क्यों नहीं बदलेंगी सोच। हम कोई अनमोल लोग हैं, कोई मार्स से उतरे हैं, कोई अलग से बनाए गए थे, सारी दुनिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, भाई हम क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते। अगरचे नजम अब आखिरी सवाल कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा था क्योंकि एक रेफरेंस पिछली आपकी गुफ्तगू से भी आपने अपने मेंटोर खालिद अनवर साहब का तस्करा भी किया था उसमें, और वो अब हम ऐसे मौके पर मिल रहे हैं कि वो हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। तो आप कुछ ज़ाहिर है कि हम अपनी सोसाइटी में जब जिन लोगों ने हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया हो तो उसको याद करते ही हैं। तो आप इस बारे में कुछ अगर बताएं कि। देखिए, खालिद साहब से मेरा अजीब सा रिश्ता था, ठीक है ना। मैं खालिद साहब की पॉलिटिकल व्यूज से बिल्कुल एग्री नहीं करता, ठीक है ना। वो एक कंजर्वेटिव लिबरल आदमी थे, मैं बेसिकली लेफ्ट का आदमी हूँ, तो इसलिए मेरी और उनकी बिलीव से बड़ा, वो स्टॉन्च कैपिटलिस्ट थे, मैं स्टॉन्च कैपिटलिस्ट नहीं। मैं उनकी जुडिशल फिलॉसफी और उनकी प्रोफेशन की फ़िलॉसफी से भी बिलीव नहीं करता था, ठीक है ना। वो जो उन्होंने स्टांसेस लिए मुख्तलिफ केसेस में या जो केसेस किए, शायद मैं वो स्टांसेस नहीं लेता। लेकिन खालिद साहब ने 3 बुनियादी हवालों से मुझे जो है बहुत इन्फ्लुएंस किया और इंस्पायर किया। पहली तो बात यह है कि उन्होंने मुझे एक ऐसी वकालत सिखाई जिसमें 3 चीज़ें थी। पहली चीज़ थी एक्सेलेंस, दूसरी चीज़ थी क्रिएटिविटी, और तीसरी चीज़ थी पैशन। उन्होंने मुझे रूटीन की वकालत नहीं सिखाई। और एक्सेलेंस का जो एलिमेंट था वो ये था कि खालिद अनवर साहब एक ऐसे वकील थे जो मैं कहता हूँ कि वो दुनिया में दुनिया के किसी मुल्क में प्रैक्टिस करते, वो उस मुल्क के टॉप के वकील होते। मतलब ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स, नॉट सिंपली विच पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, बट आई वुड से विच द सब कॉन्टिनेंट इज प्रोड्यूस्ड। आई रेट हिम एज हाईली एज वो क्या नानी पालकी वाला हो या फली नरेमान हो। दीज आर बिग names in the in terms of Indian lawyers। तो ये जो एक हमारे अंदर इनग्रेन्ड किया जाता है ना मीडियोक्रिटी, कि बस उतनी चीज सीख लो जिससे पैसे बन जाए, खालिद साहब ने कभी हमें ये नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई चीज़ों पे एक्सेल करो, और सिर्फ एक्सेल ना करो, उसमें कोई नई बात को, क्रिएटिव, और फिर इस तरह कहो कि मज़ा भी आए, ठीक है ना। तो एक ये बड़ी सेंट्रल पिलर रखा खालिद साहब ने। जो दूसरी चीज़ थी वो बड़ी अमेजिंग थी ना जब उनके हवाले से, वो ये था कि स्टॉन्चली पेट्रियोटिक थे, इस हद तक कि अगर झूठ भी बोलना पड़ता था अपने मुल्क की बुराइयां छुपाने के लिए तो बोल देते थे। मैंने अक्सर कहा कि कोई आया, उसने किसी ने आके जो है वो खालिद साहब को कहा कि इस जजमेंट में तो ये बेवकूफ़ाना बातें कह दी हैं जज साहब ने। अब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, अब खालिद साहब मान ही नहीं कि वो बेवकूफ़ाना बातें। अब मैं उनको फिर बाद में कहूँ कि सर ये तो बड़ी बेवकूफ़ाना बातें, सही कह रही थी वो। अरे बात तो सही है यार, लेकिन बड़ी शर्म की बात है, तो उसके सामने तो एडमिट नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही वो जिस तरह इश्क में होता है ना कि वो महबूब को हासिल करने के लिए आप हर किस्म का झूठ बोल देते हैं। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शौन, मतलब कहानियां बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह वो मिल जाए, ठीक है ना। तो खालिद साहब का भी ये था कि ही हैड दिस स्टॉन्च लव फॉर द कंट्री, और उनको बहुत दुख होता था कि जब उनके पास भी ऑफ कोर्स हमेशा से ये अपॉर्चुनिटी रही कि वो कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते थे, बट ही प्रैक्टिस्ड एंड मे बी ही वुड हैव बीन अ बिगर नेम इन
एज अ ग्लोबल लॉयर अगर वो कहीं और जाके प्रैक्टिस करते। लेकिन वो जो उनका पेट्रियोटिज्म था ना, वो एक दूसरी चीज़ है जो हमें इनग्रेन्ड हो गई कि एक एडिक्शन हो गई। बिल्कुल ही पागल मुल्क है ये, लेकिन एक एडिक्शन हो गई इस मुल्क के साथ। जो तीसरी चीज़ थी खालिद साहब के में, जो मैं एडमायर करता हूँ उनको, वो ये है कि हमारे वकीलों में हमेशा, और ख़ास तौर पे हमारे जो नामवर वकील रहे हैं, उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। वो ये रही है कि उनकी कोई रेड लाइंस नहीं रही। तो खालिद साहब इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू लॉयर्स जिन्होंने कभी किसी मार्शल लॉ रेजीम को ज्वाइन नहीं किया। आपके सारे टॉप वकीलों ने मार्शल लॉ रेजीम को ज्वाइन किया। बड़ी बात है। ठीक है ना। AK बरोई जो खालिद साहब के उस्ताद थे, जिनके साथ वो लॉ फर्म चलाते, तो उन्होंने ज़ियाउल-हक को ज्वाइन किया। ठीक है ना। मंजूर कादिर अयूब खान को ज्वाइन किया, SM ज़फ़र अयूब खान को ज्वाइन किया, मुशर्रफ को ज्वाइन किया। ठीक है ना। और फिर आप जिस टॉप वकील का नाम लेंगे आपको नज़र आएगा वो किसी मार्शल लॉ रेजीम में या तो अटॉर्नी जनरल था, या वो लॉ मिनिस्टर था, या और किसी मिनिस्टीरियल पोजीशन पे था। खालिद साहब ने ये एक उनकी ज़िंदगी में आपको नज़र आती है, लाइक फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, आपको नज़र आती है कि ये एक रेड लाइन है जो उन्होंने कभी क्रॉस नहीं की। ये बड़ी ज़रूरी होती है। देखिए हमारी मॉरल्स बहुत वीक है, लेकिन जिस सोसाइटी में कोई रेड लाइंस ना हो, वो फिर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती एज अ मॉरल सोसाइटी। ठीक है ना। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ना खालिद साहब के, वो आई वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम कि ये जो 3 चीज़ें उनमें वो हमारे अंदर इनग्रेन की उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। बल्कि मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि जिनसे मिलके ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों मगर ऐसे भी हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये सोसाइटी चल रही है। और आपकी एक पॉडकास्ट से दूसरे पॉडकास्ट के दरमियान हम कुछ गुफ्तगू सुन के उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं ना। वो दाग ने कहा था कि उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। आपने पिछले पॉडकास्ट में एक बात की थी, वो मुझे ना बड़े काम आई पर्सनली। आपने कहा था देखो उम्मीद और नाउमीदी की बहस में कि ये जो एक मिडिल क्लास का आदमी है, एक लोअर मिडिल इनकम से ताल्लुक रखने वाला आदमी है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, रिस्क हलाल पहुंचाने के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। तो क्या उसको देखकर हमें उम्मीद नहीं मिलती? तो इन्हीं लोगों को देखकर ही हम जिंदा हैं। अब देखिए बात ये है कि मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा सोचा ना करें। ठीक है ना। डिप्रेशन हो जाता है, नींद नहीं आती। ज्यादा सोचा ना करें इसलिए क्योंकि देखिए आप पहले होते हैं फिर आप सोचते हैं। ठीक है ना। ये मुझे हाइडेगर ने बात समझाई कि बीइंग कम्स फर्स्ट, थिंकिंग कम्स लेटर। ठीक है ना। बीइंग इज सेंट्रल। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग, ये इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट है। बीइंग इज द बेसिक इंस्टिंक्ट। ये वो जो होती है ना, वो ग्रामची कहता था ना, पेसिमिज्म ऑफ द इंटेलेक्ट, ऑप्टिमिज्म ऑफ द विल। ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि अगर फर्ज कीजिए कोई उम्मीद भी नहीं है, मैं झूठ बोलता रहूंगा ये कह के उम्मीद है, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बुरी और ख़तरनाक बात एक ऐसे मुल्क में जिसमें इतने नौजवान हो और जो इतना ह्यूज मुल्क हो, उसमें लोगों को ये कहना, और जबकि आप ये किसी सर्टेनिटी से भी नहीं कह सकते कि कोई उम्मीद नहीं। जी। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात कोई नहीं। और ये तो कुरान में भी है कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद ना हो। तो एक मजहबी जज्बा है, आपने कुछ हमें रेशनलाइज करके भी उम्मीद को दिखा दिया है, कुछ फलसफियाना दलाइल भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। और अभी आप एक फ़्लाइट लेके आए हैं और एक फ़्लाइट लेके फिर चले आएंगे और 2 फ्लाइटों के दरमियान ये पॉडकास्ट हुआ है। और बल्कि अहमद जावेद साहब की कुछ मुझे शेर याद आ रहे हैं, उस पर ही आज के पॉडकास्ट का हम अख्ताम करते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि एक पॉडकास्ट का वक्त आपने यूँ भी लेना है कि जो आपके केसेस हैं, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि फैसल साहब के जो बड़े शानदार केसेस हैं, हिस्टोरिकल केसेस हैं, उस पर एक अलग से गुफ्तगू करें, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो वो जावेद साहब ने फरमाया अपनी वो शायरी के अंदर कि ये खुदी बोझ है, बेखुदी बोझ है, आप दोनों को एक साथ ढो दीजिए, आप हैं और इस बात पर
चाहे हंस दीजिए चाहे रो लीजिए। वाह वाह वाह। तो ये अब आपका फैसला है, हमारा फैसला है कि जिंदगी तो गुजारनी है, अब हंस के गुजारनी है या रो के गुजारनी है। बहुत शुक्रिया जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।